साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। जो पिछला वीडियो था उसमें हम शब्द के भेदों को पढ़ रहे थे। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो भी शब्द के प्रकारों को लेकर है। तो आज का जो हमारा प्रकार है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करना। उत्पत्ति का मतलब शब्दों का आगमन कहाँ से हुआ है, हिंदी में शब्दों का आगमन कहाँ से हुआ है, उस पर हम वर्गीकरण को देखेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्सम, ठीक। दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज और चौथा है आपका विदेशज। इसका एक प्रकार और माना जाता है, वो कहलाता है संकर शब्द। क्या कहलाता है? संकर शब्द, ठीक है। पढ़ेंगे इनको भी हम। चलिए देखते हैं सबसे पहले तत्सम शब्दों को लेकर। तत्सम शब्द की यदि बात करी जाए तो तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। सम का अर्थ है समान। क्या है? समान। और तर्त का अर्थ है उसके, ठीक। तो तत्सम का अर्थ क्या हुआ? उसके समान। किसके समान? ये उसके क्या है? असल में सर्वनाम है। और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो इसके स्थान पर यदि हम अब संज्ञा रख दें तो वे शब्द जो किसके समान हो? संस्कृत के जो समान होते हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे प्रयुक्त होते हैं वैसे यदि हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। या सीधे सीधे कहा जाए तो वो शब्द जो संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। बस अंतर इतना आता है कि संस्कृत में विसर्गों का और हलंत का प्रयोग होता है, हिंदी में इनका अपेक्षाकृत प्रयोग कम होता है। देखिए, इनका प्रयोग या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत जरूरी होता है, तभी उसको हम विसर्गों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं तत्सम। आपने जान लिया तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। कुछ हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपने लिखा अग्नि, दूसरा लिखा क्षेत्र, सूर्य, घृत, किरण, स्थान आदि, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, मैं सभी को तो यहाँ नहीं लिखवा सकता, लेकिन उदाहरण स्वरूप मैं आपको कुछ लिखवा सकता हूँ। तो तत्सम शब्द संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे संस्कृत के जो शब्द हैं वही हिंदी में क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हम इसका भी विच्छेद कर लेते हैं। तद्भव शब्द बना है तत् धन भव से। किससे? तत् धन भव। तत् की बात करी जाए तो अभी आपने उसका देखा है, उसके, उसकी, उसके और भव माने होना। अब इस तद्भव का अर्थ क्या है वो समझिए। उसका या उसके होना। उसका अर्थात किसका? संस्कृत का होना। क्या होना? सरल होना। संस्कृत का ही सरल हो जाना क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को यदि आप देखें तो ये शब्द थोड़े बोलने में कठिन होते हैं। और ये संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा थी। जब हिंदी भाषा बनी है, ये वर्तमान में हमारे आधुनिक काल में बनी है, तो इस समय तक आते आते इन शब्दों में जो परिवर्तन आ गया है उन परिवर्तनों को ही हम तद्भव कहते हैं। इसको सीधे सीधे समझिए कि संस्कृत का सरल रूप ही तद्भव है। बात समझ में आ रही है? अगर तद्भव की हम परिभाषा दें तो क्या बनेगी? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर या उच्चारण को सरल बनाकर हिंदी भाषा में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब मैं दूसरी बात आपको यह बताता हूं कि तद्भव किसी ने बनाए नहीं है, ये अपने आप बने हैं। कैसे बने हैं ये देखिएगा। जैसे एक शब्द था संस्कृत में धर्म, क्या था? धर्म शब्द था। ये पाली भाषा में जाके धम्म हो गया
और वर्तमान परिस्थिति में इसको हम धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या है, ये भाषा का विकास है। भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। एक समय पर हम धर्म बोलते थे, धम्म बोलने लगे, फिर धर्म बोलने लगे। ये जो विकास है ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं हम तत्सम रूप में, और जो मूल हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो कि हिंदी भाषा के मूल माने जाते हैं। चलिए अब दूसरी बात और बताता हूँ कि अगर बात करी जाए क्या प्रत्येक तत्सम का तद्भव होता है? नहीं जी, प्रत्येक तत्सम का तद्भव नहीं होता, क्योंकि कुछ तत्सम शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम आसानी से कर लेते हैं और उनका परिवर्तन वक्त के साथ में भी बदला नहीं, इसलिए वो तत्सम तद्भव रूप में कभी आए नहीं। जैसे एक शब्द की बात करूं, ये जो एक शब्द लिख रहा है ये आपका तत्सम रूप है और तद्भव में भी हम इसी रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस शब्द का कोई तद्भव है ही नहीं। लेकिन जितने भी तद्भव है उनका कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य रहेगा। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण देखिएगा। जैसे मैंने जो अभी बताया था कि तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के कैसे हैं, संस्कृत के सरल रूप हैं। तो सरल रूप देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप इस शब्द को पढ़िए, क्या लिख रहा है ये? अग्नि। क्या लिख रहा है? अग्नि। अब अग्नि को आप देखोगे तो कुछ लोग अग्नि बोलेंगे, कुछ अग्नि बोलेंगे, कुछ अग्नि बोलेंगे, कुछ अग्नि बोलेंगे। तो आप ये देखिए कि इतनी सारी समस्या आ रही है शब्द को बोलने में। इसको शुद्ध बोलने में हमें थोड़ा क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखिए हुआ क्या, मैंने जो भी बात बताई थी, ये जो अग्नि शब्द था आगे जाकर हुआ अगिन, अगिन से हुआ अग्गी, अग्गी से बन गया ये आग। ठीक है, ये आपका जो अग्गी शब्द है ये प्राकृत भाषा का शब्द है, और ये जो आग है ये हिंदी भाषा का, और अग्नि कहाँ से था? संस्कृत से था। तो हमने इसे रूप को ले आए सीधा सीधा, तो ये हिंदी का वो संस्कृत का तत्सम हो गया हिंदी में, और ये रूप क्या कहलाएगा? आपका तद्भव कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अग्नि का हमने क्या किया? आग। ठीक है, क्या किया? आग किया। इनको बिगाड़ दूं, एक एक करके मैं लिख दूंगा फिर से। हाँ जी, अग्नि का क्या हुआ? आग हुआ। आग के बाद में क्षेत्र लिख रहा है, इसको बोलते बोलते हम खेत बोलने लग गए। सूर्य को बोलते बोलते हम सूरज बोलने लगे। घृत बोलने में थोड़ी समस्या आती है तो हम इसको घी कर दिया। किरण बोलने में समस्या आती है तो किरण कर दिया। स्थान बोलने में बार बार स्थान स्थान थोड़ा सा समस्या आती है तो इसको हमने थान कर दिया। ठीक है, तो बात आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होगी तत्सम और तद्भव को लेकर। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा वीडियो भी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो वैसे तो पहचानना इसका बहुत आसान है, आप अगर देखोगे तो कठिन रूप तत्सम होता है और उसी का सरल रूप तद्भव होता है। अब बात इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण ये है, ये लोग और लोग नहीं बताते, मैं बताता हूं आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि ये घृत शुद्ध है या घी शुद्ध है, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, बताइए, आप उत्तर दीजिए। घृत शुद्ध है या घी शुद्ध है, अग्नि शुद्ध है या आग शब्द शुद्ध है? चलिए देखते हैं। ये घृत है संस्कृत का, अगर आप इसे अशुद्ध बताओगे ना तो आप उठा रहे हो किस पे उंगली? संस्कृत पे। और अगर आपने इसे अशुद्ध बोल दिया तो आप हिंदी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो ये दोनों ही अपने आप में शुद्ध हैं। बस ये है क्या, ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनको हम ऐसा का ऐसा हिंदी में ले आए, और ये हिंदी के वो शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, संस्कृत से लेकर आए हैं और उनका कुछ हमने रूप परिवर्तन कर लिया है। तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो शब्द हैं आपके, वो हैं देशज। देशज को देसी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देसी, देसी। अब ये समझिएगा थोड़ा, तत्सम का मतलब वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और तद्भव जो इनका रूपांतरण है। तो इन दोनों की उत्पत्ति पता है ना आपको, उत्पत्ति। लेकिन देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ही ना हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही ना हो, वो क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। समझिएगा, वे शब्द जो स्थानीय भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, स्थानीय भाषा मतलब स्थानीय बोलियों से, तो वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हमारी हिंदी में प्रवेश पाए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और समझिएगा कि असल में इनकी कभी कभी हमें
सार्थकता ढूंढना कठिन पड़ जाता है। सार्थकता मतलब हम अर्थ ही नहीं लगा पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परंपरागत चेतना से उत्पन्न होते हैं। परंपरा मतलब पहले से जो चला आ रहा है, और चेतना मतलब याददाश्त, जो हम अपनी याददाश्त के लिए, यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी चीज का नाम यदि हम अपनी याददाश्त के लिए रख रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। यानी कि हमने अपने प्रयोग के लिए जो शब्द गढ़ लिए हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे लुटिया, ठीक है, जैसे डिबिया, जैसे खुरपी, जैसे झोला, ठीक है, और देख लेते हैं जैसे क्या नाम है उसका, खटिया आदि। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपके लिए, जो देशज शब्द है ना, ये कहां से आए हैं इनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी हिंदी जो है, अनुच्छेद 352 के वो 351 के अंतर्गत एक बात कही गई है कि हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए या उसका विकास करने के लिए अगर जरूरत हो तो विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी हिंदी में समाहित कर लीजिए। तो विदेशी शामिल हो रहे हैं तो फिर देशी भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा है, इनकी संख्या हमारी हिंदी में बहुत कम है देशज शब्दों की, ठीक है। और अगर स्थानीय तौर पर देखोगे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए अब चौथे नंबर पर आते हैं आपके विदेशी। चौथे नंबर पर विदेशज। विदेशज का मतलब वे शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में प्रवेश पाए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं, ठीक है, विदेशज। अब देखिए विदेशी शब्द हमारी भाषा में आ कैसे गए, इस बात पर भी हमें थोड़ा सी चर्चा करनी जरूरी है। विदेशज मतलब वे शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आए, लेकिन इसके मुख्य दो कारण रहे। पहला कारण तो ये था कि बहुत सारे विदेशी लोग हमारे भारत पर आकर अपना साम्राज्य करके जा चुके हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे भारत में कई वर्षों तक रहे तो उनकी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ना सामान्य सी बात है। तो जब वो यहाँ पर रहे तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। तो पहला कारण तो ये है। भाई इस चीज को व्यवहार से समझो ना। आप मान के चलिए अभी महाराष्ट्र में जाके रहने लगो, महाराष्ट्र में जाकर रहोगे आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वहां रहोगे, तो उस भाषा के जो कुछ शब्द है वो आपकी भाषा में यानी कि आपकी बोली में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब विदेशी हमारे भारत में रहे तो उनकी भाषा के शब्द मिलना लाजिमी है। तो पहला कारण तो ये है विदेशी भाषा के शब्दों का हमारी हिंदी में आने का। और दूसरा कारण, मुख्य कारण क्या है वो समझिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका निर्माण ना भारत में हुआ है और ना ही उनको कभी पहले भारत में प्रयोग किया गया था। तो जब उन चीजों को भारत में लाया गया और जिस नाम से हमको अवगत कराया गया या उसको जिस नाम से हमने उसकी पहचान करी, हमने उसी नाम को उसका रख लिया। जैसे अंग्रेज आए अपने साथ में बल्ब लेकर आए। क्या लेकर आए? बल्ब। तो हमसे कहा, हमने पूछा ये भाई क्या है, तो उन्होंने कहा बल्ब। हमने बोल के देखा बल्ब है, अच्छा तो ठीक है, तो हमने बल्ब बोलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से देखिए मेरी इसमें शर्ट में बटन लग रहा है, तो ये बटन शब्द भी कौन लेके आए? विदेशी लोग लेकर आए। हमने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये बटन है, और हमने इसको शब्द को ऐसा का ऐसे ही अपना लिया। अब इन शब्दों में दो तरीके के शब्द होते हैं। एक शब्द ऐसे हैं जिनका कोई भी हिंदी में अलग अर्थ नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब है जैसे बटन है। अब बटन शब्द का कोई हिंदी रूपांतरण है ही नहीं। बल्ब है, इसका कोई हिंदी रूपांतरण है ही नहीं। बोलने को आप इसे लट्टू बोल देते हो। ये जो आपका बटन है इसको बोलने को बहुत से लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो इनके अर्थ नहीं है। तो बात समझ में आई? मुख्य दो कारण हैं। कहने को तो इसका एक कारण और है, वो आपसे मतलब है, संबंध का है। हिंदी बोलने की अगर मैं बात करूं तो हिंदी बोलने में बहुत से लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी बोलेंगे तो हम गंवार लगेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे लगेंगे। होता भी है, आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो आदमी वहां पर हिंदी भूल जाता है, इंग्लिश में आ जाता है, तुरंत बोलता है एक्सक्यूज मी। ये नहीं कहेगा जरा हटना भाई, भाई बहन सब खत्म हो जाता है, सर और मैडम पे आ जाता है। तो ये हिंदी क्या है, हमको बोलने में शर्म आती है। तो इसलिए भी ये विदेशी शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी में बढ़ गया है।
और चौथा कारण और भी है इसका, एक मुख्य कारण समझ लीजिए, मुख्य तो दो ही हैं, चौथा कारण और है। वो कारण ये है कि बहुत सी चीजों के नाम हिंदी में हैं लेकिन उनको या तो हम जानते नहीं हैं और या फिर उनको उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए भी हम विदेशी शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। मुख्य कारण आपके दो ही हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, आप चाहो तो दोबारा से उनको सुन सकते हो, देख लीजिए। तो अब बात करते हैं कि विदेशी जो आए हमारे यहाँ कौन कौन आए और किस किस भाषा के शब्द हमारी हिंदी में लेकर आए, तो वो भी देख लेते हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, अंग्रेज आए, ठीक है। देखिए अंग्रेज नहीं आए सबसे पहले, और भी लोग आए थे, फारसी अरबी लोग आए थे, लेकिन मैं अंग्रेजी से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी भाषा के वर्तमान में बहुत सारे शब्द हम हिंदी में हिंदी की तरह से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कार शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हम कैसे प्रयोग करते हैं कि मैं कार से दिल्ली गया। अब आप दिल्ली किससे गए? कार से, लेकिन कार तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन अब क्या है, उसको हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो अब ये शब्द किसका है? हिंदी का है, लेकिन आया कहां से? अंग्रेजी भाषा से। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में अगर मैं देखूं तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जैसे आपका बोतल शब्द है, बोतल, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, साइकिल, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको तो आप शब्दकोश में देख सकते हो। अब एक चीज और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि असल में जितने भी शब्द हम विदेशी भाषा से अपनी भाषा में लाते हैं तो हम उनका जो उच्चारण होते हैं वो सरल बना लेते हैं। जैसे बोतल की बात करी जाए तो ये बोतल शब्द से बना है, किससे? बोतल। बोतल शुद्ध अंग्रेजी भाषा का शब्द है और बोतल हमने उसका परिवर्तन अपनी हिंदी में कर लिया है। इसी तरीके से डॉक्टर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, इसको बहुत से लोग डॉक्टर बोल देते हैं, तो डॉक्टर भी क्या है, हमने परिवर्तन करके लाया है। इसी तरीके से साइकिल, साइकिल को अगर देखा जाए तो शुद्ध शब्द बाइसिकल होता है जो अंग्रेजी में है, और हिंदी में हम इसको किस रूप में लाए हैं? साइकिल के रूप में। इसी तरीके से हॉस्पिटल शब्द को हम हिंदी में किस रूप में प्रयोग करते हैं? अस्पताल रूप में, ठीक है। बोलने को बहुत से लोग हॉस्पिटल भी बोलते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर है फारसी भाषा के। फारसी लोग हमारे भारत में आकर रहे थे और इन्होंने कई वर्ष अपना राज्य किया, ठीक है। तो इस भाषा से बहुत सारे शब्द आए हैं। तो देखिए सबसे पहला शब्द तो आपके लिए यही है कि जो हमारी हिंदी भाषा का हिंदी शब्द है वो भी फारसी भाषा से ही आया है। किससे आया है? फारसी भाषा से आया है। और देख लेते हैं फारसी भाषा के शब्द, जैसे कुर्सी है, अनार है, बाजार है, ठीक, आदि, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द मुख्यतः यही पूछे जाते हैं। हिंदी पूछ लेगा, कुर्सी पूछ लेगा, अनार पूछ लेगा, बाजार पूछ लेगा, ये शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए देख लेते हैं। दूसरा है अरबी भाषा, तीसरे नंबर पर। अरबी भाषा की बात करी जाए तो देखिए फारसी और अरबी लगभग एक ही चीज है, लेकिन देखा जाए तो इनमें भी बहुत सारा अंतर है, ठीक। तो अरबी भाषा के कुछ शब्द देखते हैं। जैसे अरबी भाषा का एक शब्द है औरत, अमीर, अमीर के बाद क्या नाम है उसका? गरीब, आदि बहुत सारे शब्द हैं। देखिए मैं इतने तो आपको नहीं, देखो जैसे यहाँ गुलाब शब्द भी है आपका, गुलाब आपका फारसी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के देखिए और दिमाग में भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं कितने लिखाऊंगा आपको, लेकिन समझाने के लिए केवल अभी मैं बता रहा हूँ। औरत है, अमीर है, गरीब है, आदि फारसी भाषा के शब्द हो गए। अब देखते हैं चौथे नंबर पर आता है आपका तुर्की भाषा के। मैं देखिए ऊपर बिगाड़ रहा हूँ, ऊपर बिगाड़ के ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अरबी भाषा के हो गए। अब बात करते हैं हम तुर्की भाषा के। देखिए मैंने ये जो आपको शब्द लिखाए हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये मेरे थोड़े से जुबान पर रहते हैं। वैसे तो मैं अगर बात करूं फारसी भाषा के लगभग 80,000 शब्द हमारी हिंदी में और अरबी भाषा के लगभग 40,000 शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो तुर्की भाषा की यदि बात करी जाए तो तुर्की भाषा का सबसे पहला शब्द है उर्दू, ठीक है। तुर्की भाषा का सबसे पहला शब्द है उर्दू। उर्दू के बाद में है दारोगा, इसके बाद तोप, ठीक। ये शब्द किसके हैं? तुर्की भाषा के हैं। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। दारोगा है और उर्दू है और तोप है, ठीक है। ये क्या है? तुर्की भाषा के हैं। तुर्की भाषा की बात करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग बात करी जाए
तो पहले यूरोपियन थे जो हमारे भारत में आए थे। तो पुर्तगाली की बात करी जाए तो पुर्तगालियों के लिए खास तौर पर आप एक चीज याद रखना कि जो दिनचर्या की हमारी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो प्रतिदिन कार्य में काम में आने वाली चीजों को ज्यादातर पुर्तगाली लेकर आए थे। खाने पीने की अधिकांश चीजों के बारे में हमें पुर्तगालियों ने बताया। ऐसा नहीं था हमारे यहाँ नहीं थी वो चीजें, ठीक है, लेकिन होता क्या है वो मैं बताऊंगा अभी जब चीनी भाषा पर आऊंगा। तो पुर्तगाली की बात करी जाए, सबसे पहले अचार, अचार से हमको अवगत कराने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। आलू से हमको अवगत कराने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। काजू से हमको अवगत कराने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। और देखिए बाल्टी, तमाकू, ठीक है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तौलिया, चाबी, ये क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आदि देखिए लिखते जाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। पुर्तगाली के बाद में आता है आपका फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा। फ्रांसीसी भाषा की बात करी जाए तो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज्यादातर पूछा भी जाता है, पुलिस। पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पुलिस के साथ में कर्फ्यू शब्द भी फ्रांसीसी भाषा का है। इसके बाद कार्टून शब्द भी किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब बात करते हैं चीनी भाषा की। कौन सी? चीनी भाषा। देखिए चीनी भाषा की बात करी जाए तो चीनी भाषा का शब्द चीनी है, ठीक है। अब जो मैं अगला शब्द लिख रहा हूं वो देखिए, अगला शब्द है चाय। अब इस चाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। चाय उत्पादन में अगर बात करी जाए तो हमारा भारत शीर्ष देशों में गिना जाता है। संभवतः पहले या दूसरे स्थान पर ये भारत हमारा चीन चाय उत्पादन में रहता ही है। अगर बात करी जाए तो ये चाय शब्द, अब लोग कहेंगे कि भाई चाय तो हमारे यहाँ उत्पादन होती थी, फिर ये चाय शब्द को चीनी भाषा ने कैसे बताया? तो ऐसा होता है कि अगर आप देखिएगा तो बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि बथुआ, धनिया, पुदीना में क्या अंतर होता है। उनके लिए क्या है? वो घास है। अब एक वैद्य को देख लीजिए, वैद्य बहुत सारी जड़ी बूटियां अगर जाए तो बहुत सारी जड़ी बूटियों को एक खेत में से लेके आ सकता है, लेकिन आप उसी खेत से रोज गुजरते हो, लेकिन आपको वो क्या दिखाई देता है? एक घास दिखाई देती है। तो उसी तरीके से ऐसा हुआ होगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को जब चाय पिलाई होगी तो भारतीय ने कहा होगा ये भाई साहब ये क्या चीज़ है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो उन्होंने कहा बेटा ये चाय है। कि काहे की बनती है? कि इन पत्तियों की बनती करे जो तो हमारे निरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द हमारे भारत में आया। इसी तरीके से चाय के बाद है तूफान, लीची आदि। ये शब्दों का आगमन कहां से हुआ है? चीनी भाषा से हुआ है। इसके बाद आता है आपका जापानी शब्द, जापानी भाषा। जापानी भाषा के दो याद रखिए, एक तो याद रखिए रिक्शा, और रिक्शा के बाद में एक याद रखिए सुनामी, ठीक है। इन दोनों शब्दों को ही ज्यादातर जापानी भाषा के पूछा जाता है, या तो रिक्शा पूछ लेंगे या सुनामी पूछ लेंगे। तो विदेशी भाषा की अगर बात करी जाए तो विदेशी भाषा में देखिए अंग्रेजी के, फारसी के, अरबी के, पुर्तगाली के, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और तुर्की भाषा के शब्द मुख्य रूप से हिंदी में हमारे प्रयोग किए जाते हैं। और इनका प्रयोग हिंदी में हम मानक रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 351 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास और प्रचार किया जाए। तो विकास करने के लिए किसी भी विदेशी शब्दों को अगर हिंदी में अपनाना पड़े तो उसको अपना लीजिए और अपना बना लीजिए, ठीक है। तो ये तो थे आपके क्या? विदेशज। अब रह गए आपके 5वें नंबर के आखिरी प्रकार के शब्द, वो समझिएगा। देखिए 5वें नंबर पर जो आपके शब्द आते हैं वो है संकर। क्या है? संकर शब्द। देखिए संकर की बात करी जाए तो संकर होता है हाइब्रिड, और एक होता है शंकर जो भगवान भोलेनाथ का नाम है। ये शंकर नहीं है, संकर शब्द है, ठीक है। क्या है? संकर। श और सा में अंतर होता है। तो संकर शब्द का मतलब हाइब्रिड। तो सीधे सीधे ऐसे समझिए कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने वही क्या कहलाता है? शंकर। अलग अलग भाषाओं के शब्दों को उठा लो और उनको मिला दो, वो क्या बन जाता है? संकर शब्द बन जाता है। तो देख लेते हैं इसका कुछ उदाहरण। जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज किया। क्या किया? लाठी चार्ज किया। अब इस लाठी की बात करी जाए
तो ये हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इस टोटल शब्द को क्या कह देंगे? संकर शब्द कह देंगे। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसी तरीके से देखिए रेल यात्रा, रेलगाड़ी। अब यात्रा तत्सम अर्थात हिंदी का ही माना जाएगा और रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। और देख लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना काला बाजारी बहुत हो रही है, तो काला बाजार, ठीक, काला की बात करी जाए तो हिंदी का और बाजार की बात करी जाए तो फारसी भाषा का शब्द है। और देख लेते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे पुलिस, चौकी। चौकी हिंदी का और पुलिस आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। ऐसे बोलते हैं शादी पंडाल, ठीक है, ये भी किसका है? शंकर भाषा का शब्द है। कई सारे शब्द हैं, जैसे परीक्षा हॉल है, परीक्षा कक्ष है, और क्या नाम है, नमूनार्थ है। कई सारे शब्द इस संकर शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, जब भी दो भाषाओं के शब्दों को मिलाया जाएगा तो वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो था वो इन्हीं को लेकर था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और उनसे कहिए कि अगर हिंदी व्याकरण का प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदी वाले गुरुजी चैनल को एक बार अवश्य देखें। चलिए, आपसे जल्दी ही मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।